माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है। मैं कुछ समय पहले मैं आपको ये दे रहा हूँ और आप एग्जाम देने से पहले ये जो है कि क्वेश्चन पेपर देख के जाना। तो अब तक का ये 5वां वीडियो है ना, ये छठा पार्ट है। अब तक हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं, मतलब 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अभी भी आप लोगों ने नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन 5 की भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं आपको पता ही होगा कि मैंने हर वीडियो में यही बताया कि बुक रिवीजन जो बच्चा नहीं करेगा उन बच्चे का ज्यादा चांसेस होगा वो कि फेल करे। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर बनते हैं और क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है ना कि बीईवीई का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये ओएमआर सीट में बनाए जाते हैं। ठीक है, ओनली ओएमआर सीट में। तो इसका चेक जो होता है बुक के अकॉर्डिंग आंसर चेक होता है। गूगल के अकॉर्डिंग तो गूगल ने संशोधित करके थोड़ा सा आंसर को चेंज किया, तो गूगल के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ आंसर गलत है। कुछ आंसर गूगल के अकॉर्डिंग बुक का जो दिया है वो गलत है बताया जा रहा है। तो इसीलिए आपको बुक के अकॉर्डिंग देख के जाना है। क्यों देख के जाना है? क्योंकि बुक में जो भी एग्जाम में जो भी चेक होंगे वो मशीन के द्वारा चेक होगा और वो इसी बुक के अकॉर्डिंग चेक होंगे। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि बुक रिवीजन आप कंप्लीट कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया बुक रिवीजन का। आप जाके बुक रिवीजन कर लीजिएगा भैया। अगर बुक रिवीजन कर लेंगे तो आपका बहुत अधिक चांसेस होगा कि आप अच्छा से पास होगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैक हो चुके हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। तो एक दो बार ऐसे हैं कि फेल हो चुके हैं इस कोड में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये कोड कोई सिंपल नहीं है, हलवा नहीं है कि भाई यूं ही कोई भी निकाल लेता है। 50 मार्क्स का है, लेकिन ये 50 मार्क्स ला रहे हैं, हालत खराब लगता है। बच्चे 15 से 20 नंबर में फंसने लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, मेरे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। तो ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसमें से आप लोग खुद से पहले आंसर देना। 50 क्वेश्चन में से एक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठो, आप लोग देखना कि आपका 50 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग बताना 50 में से आपने कितना सही किया। मेरे जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ लेना, आप लोग वीडियो को रोक कर पहले ही आप क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसे आप लोग वीडियो को रोक कर पहले पढ़ लोगे। देन ये आंसर पहले अपने अनुसार जो अभी आपका राइट आंसर होगा वो बना के वो अपना टिक मार लोगे। मानो 1 का 2 है तो 1 का 2 है तो इसे पहले यहीं आप टिक लगा लो अपना कॉपी में कि 1 का 2 है। ठीक है, फिर 2 का आपका जो है वो लिख देना, है ना, जो है वो लिख देना। इसी तरह से अपना आपको करना है और लास्ट में चेक करना कि आपको 50 में कितना सही हुआ। वीडियो को रोक रोक के ऐसे कर लेना है, फिर आंसर देखना क्या है। ऐसा याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, देखिए आपका भी एग्जाम जो होगा एग्जाम, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, इसलिए आप हिंदी का देख रहे हैं तो देख लीजिए, हिंदी में भी वहां पर काम आएगा। और देखिए, अगर इंग्लिश में आप ऑप्शन को लेना चाहते हैं, इंग्लिश में करके जाना चाहते हो, तो ऑप्शन दोनों का सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही क्वेश्चन रहेगा, वहां पे इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिए, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्टूडेंट्स आपके सामने, देखिए आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन है आपका फ्रीडरिक फ्रीडरिक रेटचेल ने, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने और चार्ल्स डार्विन ने, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा लो। आपका देखिए क्या आंसर है, नहीं है, लेकिन राइट आंसर आप लगा लो एल्सवर्थ हंटिंगटन। चलो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं? अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 17 सतत विकास कौन कौन से हैं। तो 17, अभी जो बुक के अकॉर्डिंग आप चेक भी कर लेना, 17 सतत विकास में से जो नहीं रहेगा वही आपका राइट आंसर, यहाँ नहीं है, लक्ष्यों में से एक नहीं है। जलवायु क्रिया, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, असमानता को कम करना। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा 4 नंबर, ये आपका नहीं है, समानता को कम करना है। ठीक है, ये नहीं है सतत विकास के लक्ष्यों में से, तो ये आपका राइट हो जाएगा 2 का 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है? कृत्रिम झील, अभ्यारण्य, खेत या फसल क्षेत्र या बांध? तो मानव द्वारा रूप दिया गया है इनको, तो भैया खेत और फसल क्षेत्र को मानव द्वारा रूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान स्तर को बताता है? समुदाय स्तर, जनसंख्या स्तर, कोशीय स्तर और जैविक समुदाय।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग सही कर लो, राइट हो जाएगा आपका पोषी स्तर। जी मंडल या बायोस्फीयर में जल घटक कहलाता है। जी मंडल या फिर बायोस्फीयर में जल घटक जो कहलाता है वो कहलाता है स्टूडेंट्स जलमंडल। चलिए आगे। सल्फर चक्र का उदाहरण है गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, गैसीय और अवसादी चक्र दोनों, अब उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे सल्फर चक्र का जो उदाहरण है स्टूडेंट्स वो है आपका अवसादी चक्र का। क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 7 है, देखिए द्वितीयक उपभोक्ता है पादप, शाकभक्षी, मांसभक्षी और शाकभक्षी और मांसभक्षी दोनों। तो द्वितीय जो उपभोक्ता है स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है मांसभक्षी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मांसभक्षी। अगर पहले प्रथम उपभोक्ता होता तो वो आपका हो जाता है स्टूडेंट पादप में आ जाता, ठीक है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर यही ध्यान रखना कि यह द्वितीय उपभोक्ता मांसभक्षी है, ठीक है। चलो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, शंकुधारी वृक्ष में वृक्ष वन में मृदा होती है कौन सी, अम्लीय और खनिजहीन, खनिज पोषकों से अत्यधिक समृद्ध, क्षारीय और खनिजहीन, मध्यम रूप से क्षारीय और खनिज पोषकों से समृद्ध। आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स एक नंबर अम्लीय और खनिजहीन। कैमिलियन, एगेमिट और गेको पाए जाते हैं शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन में, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन में, उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में। आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में। 10 नंबर में देखिए आपका है निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज ये जाति अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है और तापमान नियंत्रण के लिए जल उपयोग का नहीं करती है और मरुस्थल में पानी पिए बगैर के होते जीवित रहती है। कौन है भैया, वो ऊंट है, निशाचारी कृतंक है या ऑस्ट्रिच है या चूहे जैसी पूंछ वाला चमगादड़ है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स निशाचारी कृतंक, यही है आपका, आपके बुक के अकॉर्डिंग। चलो ये उपयोग नहीं करते हैं जल का वहां पे। चलो 11 नंबर देखिए, टाइम नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन आप लोग देख लो, क्वेश्चन आंसर को देखो, टाइम नहीं है अभी थोड़ा सा। तो असंलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है वो कहलाता है परिपादक, प्लवक, पटलक या तरणक। स्टूडेंट्स वो कहलाता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, तरणक कहलाता है। जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें तो मीठे या अलवण जल का प्रतिशत कितना है भैया, 3% से कम, 4% से कम, 5% से कम या 6% से कम। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3% से कम। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है, वन्य जीव, जल, खनिज या फिर वन। तो अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन आप बुक में रिविजन करना, मैंने बुक में बताया समझाया हुआ है, तो इसीलिए कह रहा हूँ बुक रिविजन करना बहुत जरूरी है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पे जो होगा आपका स्ट्रेंथ वो होगा खनिज निक्षेप। समुद्री जल की औसत लवणता होती है 3%, 3.5%, 4.5% या 5%। तो आप देख लो आपका देखिए आंसर क्या हो रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिए, है ना, आप लोग देखिए अपना अपना आंसर लिखते चलिए फटाफट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3.5%, 3.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अधिक अधिक स्थिर समुच्चयित मृदा संरचना, मृदा की बेहतर संसंजकता, जल धारण क्षमता में वृद्धि, मृदा लवणता में कमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा लवणता में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा वन सहायक पारितंत्र पारितंत्र और प्रक्रिया प्रसंस्करण कार्य का भाग नहीं है, मृदा प्रदूषण को रोकना, वायु की गुणवत्ता को सुधारना, चक्रवातों और बाढ़ों को की तीव्रता को कम करता है, कार्बन सिंक की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, चक्रवाती और बाढ़ों की तीव्रता को कम करना। निम्नलिखित में से आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपन का परिणाम है। फर्स्ट है वनस्पति में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, पौधों द्वारा निर्मित
निर्मुक्त होने वाले ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी, वन उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स एक नंबर ही, वनस्पति में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है? औषधीय जड़ी बूटियां, खाद्य फूल पत्तियां, जलाने योग्य लकड़ी या खाद्य फल। तो यहाँ पे आप राइट आंसर लगा दो जलाने योग्य लकड़ी। ये गैर लड़काई वन का जो है ना उत्पाद में से नहीं है। नाइनटीन नंबर, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च स्तर पर मरुस्थलीय जंतु प्रजातियां के साथ असंख्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। व्यापक स्तर पर बीटी कॉटन की रोपाई का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ स्थानिकता भी पाई जाती है। चौथा है जैव विविधता का रूपांतरण सिर्फ फेड पूस है। यहाँ आप राइट नंबर जो लगाओगे वो 3 नंबर आपका सही है। पश्चिम घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ ही आसानिकता भी पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट आपके सामने। एक अधिक विविधता वाला पारतंत्र होगा अधिक जटिल, स्थिर और प्रतिरोधी, अधिक भंगुर और संवेदनशील, अधिक सरल और कम स्थायी या कम उत्पादक। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अधिक जटिल और स्थिर और प्रतिरोधी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाया जाता है? चिंकारा, राइनोसिरोस, सिंह पुच्छी वानर, होबारा, बस्टर्ड। तो 21 नंबर में ये है कि 21 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा राइनोसिरोस। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? पश्चिमी घाट, हिमालय, निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई साहब? आपने देखा होगा कि जेड हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है, कौन सा क्षेत्र में जेड स्पॉट पाए जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे, आपने बुक अगर पढ़ा होगा तो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप तो बता ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? चलो, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में। यहाँ पे जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है भैया। प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है? 7%, 8%, लगभग 7%, लगभग 8%, लगभग 6% या फिर लगभग 5%। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट लगभग 6%, लगभग 6%। स्लज या अपंग गैस मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखना ये होते हैं मीथेन। ठीक है, क्या होते हैं? मीथेन। क्वेश्चन नंबर आपका 525 है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जीव मात्रा या फिर पवन ऊर्जा। राइट हो जाएगा स्टूडेंट जीवाश्म ईंधन। ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, बाकी ये सब तीनों है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? वनों और कृषि क्षेत्रों का निमज्जन, वन्यजीव प्रवासों का विनाश, व्यक्तियों का विस्थापन, आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई है। होपिंग क्रेन में, ब्लैक फुटेड फेरट में, एंगुस काउ गाय में, बीजीय पादपों में। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स होपिंग क्रेन में। तटीय क्षेत्रों में मैग्रोव या सदाबहार क्षेत्र इसके रूप में कार्य करके अपरदन को रोकते हैं। मीथेन फिल्टर्स, जल क्षेत्र के नियंत्रण, प्राकृतिक बांध या फिर प्राकृतिक पुनर्भरण जलभर या एक्वीफायर या एक्वीफर। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका प्राकृतिक बांध। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? जलकुंभी, कांग्रेस घास, प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा या नीम का पेड़। तो आपको पता चल ही हो गया होगा भाई इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है।
कौन सी भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? तो वो नीम का पेड़। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बफर जोन मंडल संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो पहला देखिए है, पहला है प्रजातियों स्पीसीजों पर किसी दुष्प्रभाव प्रभाव के बगैर रोजगार और आय प्रदान करना। ये फिर दूसरा है ए और रूपांतरित प्राकृतिक पर्यावास अधिवास की कोर केंद्रीय आरक्षित स्थान में बदलाव करता है। यह मनोरंजन के लिए वानिकी की माध्यम अनुमति देता है। इस जोन में शिकार करने की अनुमति है। तो देखो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आंसर 4 नंबर ही। इस जोन में जो शिकार है करने की अनुमति दी गई है। तो ये जो कि ये जो दी गई है तो ये आपका क्या है? ये बफर जोन का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ठीक है, कि या शिकार करने का अनुमति जो दिया गया है, ठीक है, ये अनुमति नहीं दिया गया तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका ये नहीं होगा, ठीक है। श्वसन श्वसनशील निलंबित कण की पदार्थ का साइज होता है 1 से 10 मिलीमीटर, 10 से 20 मिलीमीटर, 1 से 20 माइक्रोमीटर या 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ये आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग मिला लो, आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर 10 से 20 माइक्रोमीटर। डैश आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता होने वाली वृद्धि की परिघटना है। जैविक सांद्रता, जैव आवर्धन, जैव सांद्रता या जैव निम्नीकरण। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैव आवर्धन। जैव आवर्धन आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 34 में है बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है जल में कार्बनिक अपशिष्ट के घटते स्तर को, जल में सीवेज के घटते स्तर को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर को या जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को। ये आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 नंबर ही, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है। आपका 35 नंबर भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है घरेलू अपशिष्ट, रेडियोधर्मी, राष्ट्रीय अपशिष्ट या इमारतों का कचरा। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 नंबर में ही सही, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट। थर्टी सिक्स नंबर में है एकल प्लास्टिक के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और विकल्प को चुनिए। ये नलियों को अवरुद्ध कर देते हैं, ये जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं, ये शहरों में बाढ़ आने का कारण है, ये आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं। कौन कौन सा कथन जो है कि वो सही लगता है, ये आपको देख लेना है, 10 आपको बताना है। तो ये नलियों को अवरुद्ध कर देते हैं तो ये सही कह रहे हैं ना। और दूसरा, ये जंतु को हानि पहुंचाते हैं, तो ये भी जंतु को हानि पहुंचाते, ये भी सही कह रहे हैं। और आगे है ये शहरों में बाढ़ आने का कारण है, हाँ ये भी सही कह रहे हैं, ये आसानी से निम्नलिखित हो जाते हैं। देखो यही 4 नंबर आपका गलत है, ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका मैच नहीं खा रहा है। तो 1 2 3 ये लगातार सही है, 1 2 3 क्या है, लगातार सही है, 4 नंबर आपका गलत है। तो 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 1 2 4 है, 1 2 3 आपका सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 में जलाशयों में सुपोषण इसके द्वारा होता है, इसके द्वारा फास्फेटों के और नाइट्रेटों के द्वारा, सल्फेट और नाइट्रेटों के द्वारा, कार्बोनेट और नाइट्रेट के द्वारा, फास्फेट और ऑक्सीलेटों के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 नंबर फास्फेटों और नाइट्रेटों के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये ओजोन राशन के लिए उत्तरदायी है। इनका उपयोग पेंटस और डिओ डोरेंट्स या फिर गंधहारियों में किया जाता है। ये स्थायी होते हैं और वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में अनेक वर्षा तक लाते रहते हैं, वर्षों तक होते रहते हैं।
ये ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी या यूवी विकिरण से अभिप्रभावित होती है। तो ये आपका राइट जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वो होगा 4 नंबर। ये ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण से अप्रभावित हो जाती है। 39 नंबर में ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला है भाग प्रति किलोमीटर, नैनोमीटर, डोप्सन या फिर रेडियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग मिला लीजिए, वो होगा 3 नंबर डोप्सन। वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 10, 20, 30, 40। तो आपका राइट आंसर होगा 20%, है ना? 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। हमारे संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण का प्रावधान किया गया था वर्ष 1976 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1952 में। तो आप ये देख लीजिए आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। तो भैया हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया था 1976 में। कल इसका 1 नंबर। 41 का क्या होगा? 1 नंबर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1971, 1978, 1975 या 1972? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1972। निम्नलिखित में 43 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित 17 प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में नहीं है? लुगदी और कागज उद्योग, तेल और शोधक कारखाने, प्रसंस्करण या चमड़ा शोध कारखाने। तो आपका जो यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 3 नंबर खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट है तो 2100 तक विश्व जनसंख्या के हो जाने की संभावना है 11.2, 10.2, 12.2 या फिर 13.2। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 नंबर 11.2 अरब जनसंख्या 2100 तक। निम्नलिखित में सम्मिलन कीजिए। तनाव किसके कारण होता है स्टूडेंट, बताओ। तनाव किसके कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। वो मनोवैज्ञानिक के कारण होता है। आप लोग पहले मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आविश का जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4 नंबर होगा। वो आपका हो जाएगा नहीं 4 नंबर नहीं, हाँ 4 नंबर, ठीक है ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। और आगे है सी का 1 नंबर हो जाएगा ध्वनि शोर भौतिक या शारीरिक श्रेणी में आएगा। एलर्जन, तो एलर्जन जो होगा स्टूडेंट्स आपको पता ही है। 3 इसमें हो गया तो चौथा किसी उसी में होगा। तो ए बी सी डी, तो डी का आपका हो जाएगा स्टूडेंट जो बचा हुआ है ये जैविक रासायनिक। तो ए का 2, बी का 4 कहाँ है? ए का 2, बी का 4 नहीं है, ए का 2, बी का 4। हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, सी का 1 और डी का देखिए यहाँ पे 1, सी का 1, डी का 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक है, चलो 45 हो गया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है? गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तराखंड की में चमोली का चित्रकूट, आसाम या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र।
चंडी प्रसाद भट्ट संबंध रहे हैं साइलेंट वैली आंदोलन से, हरित क्रांति से, चिपको आंदोलन से या एपिको आंदोलन से। राइट हो जाएगा स्टूडेंट चिपको आंदोलन से चंडी प्रसाद। यह शिक्षण मत सभी यह शिक्षण मत की सभी चीजों के भले ही वे जीव उपयोगी हो या फिर ना हो, कुछ मूल्य या महत्वपूर्ण महत्व और अधिकार है का अभिप्राय। जैव क्या है? जैव केंद्रितवाद, प्रबंधन कर्ता या फिर संरक्षण, मनोविज्ञान मानव केंद्रितवाद या फिर पश्चिमी विभाग। तो ये राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर है, जैव केंद्रितवाद। गैर अंग्रेजी और भाषा समुदाय में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है। सामाजिक असमानता, भौगोलिक असमानता, प्राकृतिक असमानता या आर्थिक असमानता। तो अब इसका आप क्या बोलिएगा? इसका आपका हो जाएगा सामाजिक असमानता में, ठीक है। सामाजिक असमानता निम्नलिखित में से कौन सा एनविस का एक केंद्र नहीं है? अब देख लीजिए, राष्ट्रीय व्यवसायगत संस्थान स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो देखिए ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ अहमदाबाद। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर इनविस का केंद्र जो बन रहा है ना, वो जाएगा स्टूडेंट आपका 3 नंबर, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, मतलब कंप्लीट आपको सॉल्व करवा दिया, कंप्लीट सॉल्व करवाया आपको ये दिसंबर 2022 का पेपर को, है ना। दिसंबर 2022 का पेपर हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस किए। और आप लोग बताइए कि 50 में से आपका कितना मार्क्स आया है? जल्दी बताइए, हम चेक करेंगे, ठीक है। और चैनल न्यू हो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो भैया जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और वीडियो लाइक नहीं करेंगे आप लोग, वीडियो लाइक करेंगे जितना उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये 5वां पार्ट भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर और एक पार्ट मैं कोशिश करता हूँ, एक पार्ट और बन जाए आपका। और उसका रिवीजन तो भाई आपको बुक रिवीजन तो करना ही है, इतना कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो ये स्टूडेंट आज के वीडियो करते रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चैनल को प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।